हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग क्लास 11 का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट? सेट है क्या? जैसे कि देखो हमने बोर्ड में लिख दिया है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि एक सुपरिभाषित, इसको हिंदी में बोलते हैं सुपरिभाषित, एक सुपरिभाषित ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या फिर आपका पॉइंट्स का एक कलेक्शन, ठीक, एक समूह जिसको हम लोग एक सेट कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है? देखो बच्चों, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि किसी भी ऐसे समूह या किसी भी ऐसे ग्रुप का जिक्र करना जिसको हम क्लियर, अगर हम मतलब जैसे हम किसी को अगर इंडिकेट करें तो हम वहाँ तक पहुँच सकें। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हम एक उदाहरण भी लेते हैं इसी के साथ साथ, अभी हम हालांकि बताएंगे बहुत डिटेल में आपको, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि हमने कहा कि क्लास में स्टूडेंट्स का ग्रुप, अब बताओ क्या ये वेल डिफाइंड है? क्लास में ऑलरेडी स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या ये वेल डिफाइंड हुआ? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड कैसे हुआ? जब हम ये कहेंगे क्लास में 80% से अबव नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप, अब ये हो गया वेल डिफाइंड। इसमें हम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत से बच्चे आ जाते हैं, उसमें जिस बच्चे का नंबर कम है वो भी आ जाएगा, जिस बच्चे का नंबर ज़्यादा है वो भी आ जाएगा, जिसका 80% के अबव है वो भी आ जाएगा, जिसका 80% के बिलो है वो भी आ जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है वेल डिफाइंड। ठीक है, चलिए आते हैं वापस डेफिनेशन पे फिर से। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपको याद रखनी, कभी कभी 2 नंबर में 1 नंबर में आ जाता है, पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब बहुत सारे स्टिक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है इसे? अब हमको पता है, जैसे हमने किसी सेट को डिफाइन कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो हम एक सेट हमने लिख दिया इसमें, ठीक है, तो अब इसके अंदर 1 2 ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, या A B C जैसे लिखा हुआ। अब दरअसल ये हमने एक सेट ही लिखा हुआ है, इस सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो सेट के अंदर है, इसको क्या बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स मेंबर्स, इसको मेंबर्स भी बोलते हैं, और एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स भी बोला जाता है, और पॉइंट्स, इसको पॉइंट्स भी बोला जाता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है डिनोट सेट एज कैपिटल लेटर। मतलब हम जिस सेट को जब हमें डिफाइन करना होता है तो हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है बच्चों कैपिटल लेटर। ठीक, लाइक कैपिटल ए, लाइक कैपिटल बी, लाइक कैपिटल जेड, लाइक एक्स। मतलब अगर हम किसी सेट को लिखना चाहते हैं, किसी सेट को हम डिनोट करना चाहते हैं, तो उसका सिंबल क्या होगा? हमेशा कैपिटल लेटर। अब इसके अंदर जो भी आएंगे बच्चों, यानी ये जितने मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हम बोलते हैं, जो हम पॉइंट्स बोलते हैं, ये सब आएंगे हमेशा स्मॉल लेटर। तो यानी कैपिटल ए में अगर हम इसका सेट बनाएं तो ये बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, डॉट डॉट करके कहाँ तक? ETC। ठीक, तो ये जो बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, ये है एक सेट ए, और ये जितने एलिमेंट्स हैं ये इसे कहलाते हैं मेंबर्स, या फिर एलिमेंट्स, या फिर पॉइंट्स। ये सब इसके एलिमेंट्स, मेंबर्स या पॉइंट्स कहलाते हैं। चलिए, अब क्या होता है? हमको पता है कि ये जो मेंबर है, यानी ये जो एलिमेंट है, ये इस सेट में बिलोंग करता है। तो अगर ये इस सेट में बिलोंग करता है, ठीक है, तो इस सेट में अगर बिलोंग करेगा तो इसके लिए भी कुछ सिंबल यूज किए गए हैं। क्या लिखा गया है? इफ स्मॉल a is an element of a set capital A, यदि
स्मॉल ए इस कैपिटल ए सेट का एक मेंबर है, देन वी राइट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब इसको हम बिलोंग्स, ये जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इंग्लिश का बिलोंग को हम लोग बाय सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी सी को कैसे लिखते हैं, वैसे ध्यान दो, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। सी को हम ऐसे कट कर देते हैं, ठीक। ये होता है बिलोंग। तो इसको बाहर मत निकालना, ये अंदर ही रहे, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये हो जाएगा बिलोंग। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो जिस प्रकार से सेट को डिफाइन किया जाएगा उस तरीके से हम लोग उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिलोंग। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है तो इसी बिलोंग के ऊपर एक हम ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये बताती है, इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका, अगर हम ये सिंबल यूज करते हैं तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू, और अगर हम ये सिंबल यूज करते हैं तो ये हो गया बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सेट। व्हाट इज सेट, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, how I define the elements of the set, ठीक है। What is the symbol used in the set, तो ये सारी बातें आपने अभी पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड जो एक शब्द आता है ये बहुत से बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको आज समझेंगे थोड़ा डिटेल। तो चलिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं आपको, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। हमने अभी आपके सामने देखो बच्चों क्या लिखा, हमने लिखा ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन ए इंग्लिश अल्फाबेट, इन ए इंग्लिश अल्फाबेट। ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, हमको पता है इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं टोटल 26। तो 26 लेटर में वॉवेल का कलेक्शन, सिर्फ वॉवेल, और वॉवेल कितने होते हैं ए ई आई ओ यू। ये है बच्चों एक कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के कारण ये बन गया बच्चों एक सेट। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कुछ नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाँ ठीक है, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। अब कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बच्चों बहुत ढेर सारा हो गया, लेकिन हमको इसको क्या करना है, वेल डिफाइन करना है। तो हम कुछ मान लेते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज लेस देन, कुछ भी मान लिया, विच इज लेस देन मान लो 10 या 15। 10 तो बहुत कम हो गए, प्राइम नंबर 15 से कम सभी प्राइम नंबर्स का कलेक्शन। चलो देखते क्या किया जाएगा। तो हमको पता है प्राइम नंबर, बताओ बच्चों जरा सोच के बताओ, क्या प्राइम नंबर के कलेक्शन में 1 आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहां से शुरू होगा? 2 से। तो 2 3 5 6 आएगा? नहीं, 6 नहीं आएगा। 7 बिल्कुल सही, 7 आएगा। 8 आएगा? नहीं आएगा। 9 आएगा? 9 आएगा? नहीं आएगा। 10 नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 11 आएगा? बिल्कुल सही, 11 आ जाएगा। फिर 12 भी नहीं आएगा। फिर 13 बिल्कुल सही,
13 आ जाएगा, फिर 14 नहीं आएगा, फिर 15 में नहीं आएगा, फिर 16। अब भाई हमको 15 के आगे तो जाना ही नहीं है, इसलिए हमें इसको कर्ली ब्रैकेट लगाकर बंद कर दिया। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सर इसको हम बिग ब्रैकेट से भी इसमें इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ इसको स्मॉल ब्रैकेट से भी यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, जो सेट की डेफिनेशन है, ठीक, उसमें हमेशा कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों, आपने देखा फिर से, ये फिर से हो गया वेल डिफाइंड, यानी ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब चलिए हम कुछ बुक का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें जिस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करें। जैसे कि देखो बुक में जैसे कि है आपका ऑड नंबर्स, बिल्कुल सही। अब हमको पता है ऑड नंबर्स अगर हम लेते हैं, ऑड नंबर्स हमने ले लिया, द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स विच इज लेस देन 10। अब ऑड नंबर्स का कलेक्शन और 10 से कम है, तो क्या क्या आ जाएगा? ऑड नंबर एक कलेक्शन में, इसको हम पहले रब कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों सेट अगर आप समझेंगे सही से, ठीक है, तब आपको आगे आसानी हो जाएगी। जो अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, मतलब जब आप पढ़ेंगे क्लास 12 में जाएंगे, जो कि बोर्ड का एग्जाम है, उसमें आपका है एक रिलेशन फंक्शन, पहला ही चैप्टर है, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें इस सेट का यूज होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इतना डीप में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है। इसमें जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स वो भी क्या, ऑड नंबर्स लेस देन 10 ले लिए। तो लेस देन 10 में कौन कौन से नंबर आ गए? ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, 9। अब 10 से कम लेना तो बस यहीं पर ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब चलिए हम लोग कुछ ऐसी बात करते हैं जो वास्तव में वेल डिफाइंड ना हो, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। जैसे हमको एग्जांपल लेते हैं, हाँ, जैसे ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मिला। एग्जांपल है, मान लो हमने ले लिया द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की सारी नदियों का कलेक्शन। अब एक बात बताओ, इंडिया की सारी नदियों का जब हम कलेक्शन लेंगे तो उसमें गंगा भी आएगी, उसमें यमुना भी आएगी, उसमें सरस्वती भी आएगी, लेकिन क्या उसमें अमेजन नदी आएगी? नहीं। क्या उसमें नाइल नदी आएगी? नाइल इंग्लिश में नाइल या हिंदी में नील वगैरह, ठीक है। क्या नाइल नदी आएगी उसमें? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि जो हमने इसे कह दिया, इसने कहा नदी, अब नदी में सब आ गए, क्योंकि इसीलिए उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है बच्चों। तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है सुपरिभाषित, जिसमें जिस तरीके से उसको डिफाइन है वही एलिमेंट्स यानी वही ऑब्जेक्ट्स या फिर वही मेंबर्स उसमें उस सेट के अंदर बिलोंग करें, ठीक। इस बात का तो ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे हमने कहा द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब हमने कह दिया 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब एक बात बताओ, हमने कहा 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब एक बात आप ये समझिए, इंडिया में राइटर्स बहुत ढेर सारे हैं, टैलेंटेड और नॉन टैलेंटेड ये कौन डिफाइन करेगा? क्या मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे हमें ये पता चले? जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं क्लास में हमने कहा कि क्लास में टैलेंटेड स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाओ। अब हमने आपसे कह दिया टैलेंटेड स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाओ, तुम कैसे बनाओगे? तुम्हें हम कोई चीज़ तो बताएं, हम कम से कम किसी कोई एक पैमाना, जिसे कहते हैं कोई मतलब कोई एक स्केल तो बताएं कि इस स्केल के थ्रू तुमको चेक करना है। मतलब क्या? जैसे हमने कहा 80% से अबव वाले टैलेंटेड है, 80% से बिलो वाले नॉन टैलेंटेड है, या हमने कह दिया 90% से अबव वाले टैलेंटेड है, या हमने कह दिया 95 से अबव वाले टैलेंटेड है। तो ये जो हमने कहा 90%, ये जो हमने चीज़ें डिफाइन की, चीज़ें हम फिक्स कर देते हैं, उसी बेसिस पे बच्चों एलिमेंट्स या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे बच्चों तभी वो वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसी वजह से ये जो हमने एग्जांपल आपका लिया कि द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया।
अब मोस्ट टैलेंटेड में किस तरीके से हम उसको डिफाइन करें, कौन से लोग टैलेंटेड हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कोई स्केल नहीं बताई। टैलेंटेड का हमने कोई एक पैमाना नहीं बताया। हम जब तक एक पैमाना नहीं बताएंगे कि हमें टैलेंटेड में किन लोगों को रखना है, ऐसे तो आपकी नज़र में मान लो आपने कहा कि हमारी नज़र में मान लीजिए कोई रमेश नाम के राइटर हैं, तो आपकी नज़र में रमेश नाम के राइटर टैलेंटेड हैं, लेकिन हमने कहा नहीं हमारी नज़र में तो रमेश टैलेंटेड नहीं है, हमारी नज़र में सुरेश जो राइटर है वो टैलेंटेड है। इसी वजह से बताना जरूरी होता है। जैसे हमने कह दिया कि भाई वही राइटर मोस्ट टैलेंटेड में आएगा जिसकी 5 किताबें पब्लिश हुई होंगी या जिसकी 10 किताबें पब्लिश हुई होंगी, वही राइटर मोस्ट टैलेंटेड में आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है वेल डिफाइंड है कि जब तक हम किसी एक ऑब्जेक्ट्स पर ना पहुंच पाए, अगर हम ऑब्जेक्ट्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स का जिक्र करेंगे। जैसे हमने कहा द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अब खतरनाक जानवर। अब खतरनाक जानवर की अगर हम बात करें तो खतरनाक जानवर में बहुत सारे जानवर हैं, कौन सा खतरनाक है कौन सा खतरनाक नहीं है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इस वजह से खतरनाक का हमें पैमाना बनाना पड़ेगा, एक स्केल बनानी पड़ेगी कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि उसके कैनाइन जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से जिसके कैनाइन 6 इंच के होंगे वही मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो ये बताना जरूरी है, अगर नहीं बताएंगे तो वो डेंजरस एनिमल में नहीं आएगा, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो वो सेट नहीं होगा। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, अब हम बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे की जो कड़ी है वो आती है कि हम किस तरीके से सेट को अलग अलग फॉर्म में, कितने प्रकार के सेट के फॉर्म होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं।